Hello students, welcome to the e-learning. Myself Indrajit Yadav. In this video, we are going to discuss the exercise part of first chapter of class 8 from science book, and the name of the chapter is Nutrition in Plants. So let's start the exercise part. In that, A, multiple choice questions and tick the correct answer. पहला ए पार्ट जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्न है जिसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस आर, अर्थात कारक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शामिल नहीं है। देयर इज 3 ऑप्शंस: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 आपको विकल्प दिए गए हैं: सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जैसा बच्चों हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कारक जो शामिल नहीं है, अर्थात ऑक्सीजन शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। नाउ द सेकेंड इज क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग। क्लोरोफिल फांसने के लिए जिम्मेदार है। एंड देयर इज 3 ऑप्शन: सनलाइट, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स एंड बोथ। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को ट्रैप करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो द करेक्ट आंसर इज सनलाइट। ओके, नाउ द थर्ड इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रेशंस। भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है पहला पोषण, दूसरा श्वसन और तीसरा मलोत्सर्जन। अब भोजन प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है? पोषण है। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिशन। फूड, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज ए कार्बोहाइड्रेट, बी स्टार्च एंड सी बोथ। पौधों द्वारा तैयार भोजन किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बच्चों हम जानते हैं कि जैसा हमने कि पढ़ा है, भोजन पौधों द्वारा जो तैयार किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार किया जाता है और उसको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी बोथ। ओके, नाउ द फिफ्थ, excess water is expelled from the leaves by the process of A, evaporation, B, transpiration and C, condensation. So जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल दिया जाता है उसे वाष्पीकरण, पसीना या दबाव कहते हैं। सो जैसा हम जानते हैं कि जो पानी बाहर निकाला जाता है उसे पसीना कहा जाता है, अर्थात ट्रांसपिरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांसपिरेशन। नाउ बी पार्ट, हम बी पार्ट देखते हैं। इन दैट बी पार्ट इज वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। सो द फर्स्ट इज हेट्रोज मीन्स, हेट्रोज का अर्थ है अदर्स। हेट्रोज का क्या अर्थ है? अदर। नाउ सेकेंड, ट्रोपोज मीन्स, ट्रोपोज का अर्थ है न्यूरिशमेंट। क्या अर्थ है? न्यूरिशमेंट अर्थात पोषण। सी, सिंथेसिस मीन्स, सिंथेसिस संश्लेषण का अर्थ है टू कंबाइन, संगठित करना। एंड द फोर्थ इज फोटो मीन्स, फोटो का मतलब है लाइट अर्थात प्रकाश। अब हम सी पार्ट देखेंगे। वी आर नाउ गोइंग टू सी द सी पार्ट। सी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, अर्थात
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दें। इन दैट द फर्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? एंड द आंसर इज the process of utilizing nutrients like carbohydrate, protein, fats, etc. to generate energy is called nutrition. ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। Understand? Now the next question. Explain the factor responsible for green color of leaves. पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार कारक की व्याख्या करें। सो द करेक्ट आंसर इज chlorophyll is green color pigment that absorb blue and red light and reflects green light. क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जो नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे रंग की रोशनी को दर्शाता है। बिकॉज ऑफ दिस लीव्स ऑफ प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर। इसी वजह से पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। नाउ द थर्ड इज व्हाट इज स्टोमाटा, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। स्टोमेटा क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। नाउ द आंसर इज the tiny pores present on the lower surface of the leaves are called stomata. पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। The two main functions of stomata are to exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, and to limit the loss of water due to evaporations. So स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य गैसों अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना और वाष्पीकरण के कारण पानी के नुकसान को सीमित करना है। समझ गए बच्चों कि इनका दो जो फंक्शंस है वो क्या है? वो गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान करना और वाष्पीकरण के कारण जो पानी का नुकसान हो रहा है उसको सीमित करना। सो द फोर्थ इज व्हाट आर जाइलम एंड फोलेम, एक्सप्लेन देयर फंक्शन आल्सो। जाइलम और फ्लोएम क्या है, उनका कार्य भी समझाइए। सो द आंसर इज जाइलम एंड फोलेम आर द ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब। जाइलम और फोलेम परिवहन ट्यूब है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामानों को लेके जाने आने के लिए वो ट्यूब बने हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्स वाटर एंड वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। जाइलम पानी और पानी में घुलनशील पोषक तत्वों का परिवहन और भंडारण करता है। अब जाइलम का क्या काम है? जो वो पानी और पानी में जो घुले हुए पोषक तत्व हैं उनको लेके आने जाने का और उनको स्टोर करने का, उनका भंडारण करने का कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड फोलेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सुगर्स, प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स। दूसरी तरफ फोलेम पौधों में शर्करा, प्रोटीन और अन्य कार्बनिक अणुओं के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अंडरस्टैंड? अब हम डी पार्ट देखते हैं बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। सो द फर्स्ट इज एक्सप्लेन द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड फ्रॉम वेयर प्लांट्स ऑब्टेन दोज थिंग्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा आवश्यक चीजों की व्याख्या करें और पौधे उन चीजों को कहां से प्राप्त करते हैं ये समझाएं। सो द आंसर इज photosynthesis is the process used by plants to convert light energy
normally from the sun into chemical energy. प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर सूर्य से रासायनिक ऊर्जा में। आप समझ गए? मतलब जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य फोटोसिंथेसिस करता है। Now the plants performs photosynthesis because it generates the food and energy they need for growth and cellular respirations. पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि यह विकास और कोशिकीय श्वसन के लिए आवश्यक भोजन और ऊर्जा उत्पन्न करता है। The things required for photosynthesis are sunlight, air and water. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो हैं धूप, हवा और पानी। Now we can see one by one sunlight, air and water. अब हम एक एक करके सनलाइट मतलब अर्थात धूप, हवा और पानी को देखेंगे। In that sunlight, सूर्य प्रकाश, light is the form of energy. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। Sun is the only source of sunlight for the process of photosynthesis. सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य ही सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। Chlorophyll is a green color pigment that absorbs blue and red light and reflects green light. क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक है जो नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे रंग की रोशनी को दर्शाता है। क्लोरोफिल बिकॉज ऑफ दिस लीव्स ऑफ प्लांट्स अपीयर्स ग्रीन इन कलर, और इसी वजह से पौधों की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। क्लोरोफिल भोजन बनाने की प्रक्रिया में मदद करता है। Now second, air. Carbon dioxide is absorbed and oxygen gas is released during the photosynthesis. दूसरा, वायु अर्थात हवा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड is absorbed by leaves through tiny pores present on the lower surface of the leaves are called stomata. पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। Now third is water. Water and minerals are absorbed by the roots from the soil and transported to leaves or other parts of the plant through pipe-like structures called phylum vessels. पानी और खनिजों को मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और पत्तों या पौधों के अन्य हिस्सों तक पाइप जैसी संरचना के माध्यम से ले जाया जाता है जिसे जाइलम वाहिकाएं कहा जाता है। Okay, now the second question is explain the two basic mode of nutrition, give example also. न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के दो मूल तरीके बताइए, उदाहरण के साथ। उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, that is the answer. Nutrition means to deliver body all essential nutrients. पोषण का अर्थ है शरीर को सभी आवश्यक तत्व पहुंचाना। The process of utilizing nutrients like carbohydrates, protein, fats, etc. to generate energy is called nutrition. ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। The various methods of obtaining food by living organisms are called mode of nutrition.
जीवित जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों को पोषण के तरीके कहा जाता है। Modes of nutrition is divided into two main types. पोषण के तरीके मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किए गए हैं। A. Autotropic mode of nutrition, अर्थात पहला स्वपोषी पोषण विधि। In that the making of food for themselves is called autotropic nutrition. खुद के लिए भोजन बनाने को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। Autotropic nutrition is found in green plants and in some bacteria. स्वपोषी पोषण हरे पौधों में और कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। Some organisms prepare their own food in the presence of sunlight, water, and carbon dioxide. Example: green plants. कुछ जीव सूर्य प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे। Some organisms prepare their own food in the presence of chemicals such as nitrate, hydrogen, sulfate, iron, etc. Example: sulfur bacteria. कुछ जीव अपने भोजन को नाइट्रेट, हाइड्रोजन, सल्फेट और लौह आदि रसायनों की उपस्थिति में तैयार करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। Now B part, heterotropic mode of nutrition. Heterotropic mode of nutrition अर्थात परपोषी पोषण विधि। If organisms depends on others for their food, such a mode of nutrition is called heterotropic nutrition. यदि जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो पोषण के ऐसे तरीकों को परपोषी पोषण कहा जाता है। Heterotropic mode of nutrition is further divided into 4 categories such as. अब परपोषी पोषण विधि को आगे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, परजीवी पौधे। A parasite derives its food from the body of another plant. Example: कसकुटा। एक परजीवी दूसरे पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे अमरबेल। Okay. Now the second is saprophytic plants. Saprophytic plants अर्थात मृतोपजीवी पौधे। Living plants who take nutrition from dead remains of plants and animals. Example: molds. जीवित पौधे जो पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से पोषण लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है, जैसे फफूद। Now the third one, carnivorous or insectivorous plants. मांसभक्षी या कीटभक्षी पौधे। The plants which eat insects to get their protein are called insectivorous plants. जो पौधे अपना प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। एग्जाम्पल: पिचर प्लांट अर्थात मटके के आकार वाला पौधा। Now the fourth is symbiotic plant, सहजीवी पौधे। These are the plants which live and share nutrition together and both benefit each other. Example: rhizobium. ये वे पौधे हैं जो एक साथ रहते हैं और पोषण साझा करते हैं तथा एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं,
जैसे राइजोबियम. Now let's start with let's see the third question. In that the third question is differentiate between. अंतर बताना. In that the first is symbiotic and parasitic plants. So the answer we have to see symbiotic plant. In symbiotic plant A, symbiotic plants are the plants which live and share nutrition together and both benefit each other. ये वे पौधे हैं जो एक साथ रहते हैं और पोषण साझा करते हैं तथा एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं. इन पैरासिटिक प्लांट्स फर्स्ट इज अ पैरासिट. A parasite plant derives its food from the body of another plants. एक परजीवी पौधा दूसरे पौधे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है. In symbiotic plant, second is it is relationship in which two organisms live together in a manner benefited. यह एक ऐसा संबंध है जिसमें दो जीव फायदे में एक साथ रहते हैं. In parasitic plants, second is it is a relation between two organisms which is beneficial to one and harmful to the other. यह दो जीवों के बीच का संबंध है जो एक के लिए फायदेमंद और दूसरे के लिए हानिकारक है. Now the third is in symbiotic plant, third is each partner of the relationship is called a symbiont. रिश्ते के प्रत्येक साथी को सहजीवन कहा जाता है. In parasitic plant, third is the organisms which draws food is called the parasite and the one which provides food and shelter is called the host. जो जीव भोजन खींचता है उसे परजीवी कहा जाता है और जो भोजन और आश्रय प्रदान करता है उसे यजमान कहा जाता है. In symbiotic plant, fourth is for example, उदाहरण के तौर पर relationship between leguminous plants and rhizobium. फलीदार पौधों और राइजोबियम के बीच संबंध. In parasitic plants, fourth is for example, Cuscuta is a parasitic plant. Cuscuta एक परजीवी पौधा है. Now the B, carnivorous and saprophytic plants. In carnivorous plants, first is the plant which eat insects to get their protein are called carnivorous plants. जो पौधे अपनी प्रोटीन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाते हैं उन्हें मांसाहारी पौधे कहा जाता है. In saprophytic plants, first is living plants who take nutrition from dead remains of plants and animals are called saprotrophos. जीवित पौधे जो पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से पोषण लेते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है. In carnivorous plants, second is a carnivorous plant ingests insects for its nutrition. एक मांसाहारी पौधा अपने पोषण के लिए कीटों को सम्मिलित करता है. In saprophytic plants, second is saprophytic plants feed on dead and decaying organic material for their nutrition. मृतोपजीवी पौधे अपने पोषण के लिए मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं. In carnivorous plant, third is these plants have specially designed leaves. When any insect lands on its leaf, it closes itself and open only after absorbing nutrition from it. इन पौधों के पास विशेष रूप से डिजाइन पत्तियां हैं. जब कोई कीट इन पत्तियों पर उतरते हैं तो वह अपने आप बंद हो जाता है और उससे पोषण अवशोषित करने के बाद ही खुलता है. In saprophytic plants, third is saprophytic plants usually starts growing on the body of the decaying matter.
मृतोपजीवी पौधे आमतौर पर सड़ने वाले पदार्थ के शरीर पर बढ़ने लगते हैं। Now the carnivorous plants, fourth is example Venus flytrap. उदाहरण के लिए Venus flytrap जो एक पौधा है, and saprophytic plants, example मशरूम एंड फंगी। सैप्रोफाइटिक प्लांट में उदाहरण के तौर पर मशरूम और कवक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम की भूमिका बताइए। एंड द आंसर इज राइजोबियम is a bacterium found in the soil that helps in fixing nitrogen in leguminous plants. राइजोबियम मिट्टी में पाया जाने वाला एक जीवाणु है जो फलीदार पौधों में नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। It attaches to the roots of the leguminous plant and produces nodules. यह फलीदार पौधों के जड़ों से जुड़ी होती है और नूडल्स का निर्माण करती है। These nodules fix atmospheric nitrogen and convert it into ammonia that can be used by the plant for its growth and development. ये नोडल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधे द्वारा उसके वृद्धि और विकास के लिए किया जा सकता है। Rhizobium and leguminous plants live in a symbiotic association with each other. राइजोबियम और लेगुमिनस पौधे एक दूसरे के साथ सहजीवी संघ में रहते हैं। In this, both the organisms are benefited with from each other. इसमें दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। The bacteria fix atmospheric nitrogen and make it available to the plants. जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। On the other hand, rhizobium receives nutrition from the plant in the form of organic acid. दूसरी ओर राइजोबियम कार्बनिक अम्ल के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। Now the fifth question, why animals and non-green plants need nutrition from other plants? Explain. जानवरों और गैर हरे पौधों को अन्य पौधों से पोषण की आवश्यकता क्यों है? कारण बताइए। So the answer is those organisms that can make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water are called heterotrophs. वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल पदार्थों से भोजन बना सकते हैं उन्हें स्वपोषक कहते हैं। Their mode of nutrition is referred to as heterotrophic. उनके पोषण के तरीके को स्वपोषी कहा जाता है। All the green plants are called heterotrophs. सभी हरे पौधों को स्वपोषक कहा जाता है। This is due to the fact that the green plants make their own food by the process of photosynthesis. यह इस तथ्य के कारण है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। We can also say that the green plants have an heterotrophic mode of nutrition. हम यह भी कह सकते हैं कि हरे पौधों में पोषण का एक स्वपोषी मोड होता है। Whereas heterotrophs are referred to those organisms which cannot prepare their own food. जबकि परपोषी उन जीवों को संदर्भित किया जाता है जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। They are depend on the green plants or animals for their foods. वे अपने भोजन के लिए हरे पौधों या जानवरों पर निर्भर होते हैं।
inclusive of human beings are called heterophils. उनके पोषण के तरीकों को परपोषी मोड के रूप में जाना जाता है. All the non-green plants and animals inclusive of human beings are called heterotrophs. सभी गैर पौधे, गैर हरे पौधे और जानवरों जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं को परपोषी कहा जाता है. The non-green plants lack chlorophyll, which is necessary to carry out the process of food referred to as photosynthesis. गैर हरे पौधों में क्लोरोफिल की कमी होती है जो कि प्रकाश संश्लेषण के रूप में संदर्भित भोजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक है. Therefore, they depends on other organisms, that is, plants and animals, in order to obtain food. इसलिए वे भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों यानी पौधों और जानवरों पर निर्भर करते हैं. The non-green plants, for example, fungi, yeast, mushroom, bread mold, and are called heterotrophs. उदाहरण के लिए गैर हरे पौधे कवक, खमीर, मशरूम, ब्रेड मोल्ड परपोषी कहलाते हैं. Okay. Now, E part, fill in the blanks with the words given below. नीचे दिए गए शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें. अब यहाँ पे बच्चों देखो कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो रिक्त स्थान है, उन्हें भरने हैं. सो द फर्स्ट इज फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज इन द फॉर्म ऑफ. पत्तियों द्वारा तैयार भोजन किस रूप में होता है, किस रूप में तैयार किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज carbohydrate. Food prepared by leaves is in the form of carbohydrate. Now, second question, convert in nitrogen gas into soluble form. नाइट्रोजन गैस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करते हैं. तो क्या नाइट्रोजन को गैस सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है? सो द आंसर इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया convert nitrogen gas into soluble form. Correct? Now the third is nutrition is the process of taking dash. पोषण किसको लेने की प्रक्रिया है? Process of taking nutrition. पोषण किसको लेने की प्रक्रिया है? So the answer is nutrients. Nutrition is the process of taking nutrients. पोषक तत्वों को लेने की प्रक्रिया है. Now the fourth is parasitic plant always dash its host. एक परजीवी पौधा हमेशा अपने मेजबान को क्या करता है? मेजबान को क्या करता है? हार्म करता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है. A parasitic plants always harms its host. Now the fifth is dash is the largest fungus. सबसे बड़ा कवक है. तो सबसे बड़ा क्या कवक क्या है? मशरूम. मशरूम is the largest fungus. Okay. Now we see the F part of your exercise. F part is write true or false. सही या गलत लिखें. In that the first is plant absorb nitrogen directly from atmosphere. अर्थात पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं. So this is wrong. This is false. Now the second one. In lichen, algae and fungi live together. लाइकन में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं. It is true. The third is insectivorous plants feed on insect. Insectivorous plants feed on insect. कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं. That is true. Now the third is water and minerals
are transported to leaves of plants by pollen. वाटर फॉलन द्वारा पौधों की पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाए जाते हैं, but that is false. Now the fifth one, oxygen is absorbed and carbon dioxide is released in photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अवशोषित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, जो कि गलत है, that is false. Okay, now G part, match the following. निम्नलिखित को मिलाएं. The first is chlorophyll. Chlorophyll, and the option is given simple sugar, green colors of leaf, self, green leaves, tiny pores on the lower surface of leaf. So the answer chlorophyll is green color of leaves. Chlorophyll, due to chlorophyll, the color of leaves are green. Now the second is stomata. The stomata, what the stomata does? Stomata क्या करता है? Stomata is the tiny pores on the lower surface of the leaves. लीफ की जो निचली सतह होती है, पत्तियों की जो निचली सतह होती है, उसमें छोटे छिद्र होते हैं, उसे स्टोमेटा कहा जाता है. नाउ थर्ड इज किचन ऑफ प्लांट. किचन ऑफ प्लांट अर्थात पौधों की रसोई. तो पौधों की रसोई क्या है? ग्रीन लीव्स, जहां उनका भोजन बनता है. सो द आंसर इज ग्रीन लीव्स. नाउ द फोर्थ इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपल सुगर अर्थात साधारण शक्कर. नाउ लास्ट वन ऑटो अर्थात स्वतः, दैट इज सेल्फ. ओके, इन दिस वे योर एक्सरसाइज पार्ट इज completed. Thank you for watching and please like and subscribe my channels.